हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और हिंदी 2025 संस्करण राजन सीरीज यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का हम लोग अति लघुत्तरी और वस्तुनिष्ठ प्रश्न कर लिए थे। अब हम लोग लघुत्तरी प्रश्न शुरू करेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 की ओर चलते हैं। लिखित अभिव्यक्ति की विधाओं पर प्रकाश डालिए। उत्तर दिया हुआ है। लिखित अभिव्यक्ति की विधा है कहानी लेखन, निबंध लेखन, नाट्य लेखन, कविता लेखन, पत्र लेखन। प्रश्न नंबर 2 है आपका, औपचारिक व अनौपचारिक पत्र को अंतर स्पष्ट कीजिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर पूछ सकता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो देखते हैं। औपचारिक पत्र किसी आधिकारिक या गंभीर उद्देश्य के लिए भेजा जाता है, जबकि अनौपचारिक पत्र किसी मित्र, परिचित या रिश्तेदार को संदेश भेजने के लिए आदर्श होता है। आप ध्यान देंगे, औपचारिक पत्र जो कार्यालयी पत्र होता है और अनौपचारिक पत्र मित्र या परिचित लोगों के, रिश्तेदारों के लिए अनौपचारिक पत्र होता है। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वह क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। जैसे घोड़ा तेज दौड़ता है, इसमें क्रिया विशेषण आपका तेज है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सब। प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। दिया हुआ है, गद्य शिक्षण के सामान्य उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। हिंदी शिक्षण के गद्य तथा पद्य दो रूप हैं, जिसमें व्याकरण की दृष्टि से गद्य शिक्षण का विशेष महत्व है। गद्य शिक्षण के सामान्य उद्देश्य गद्य के सभी पाठों के लिए निम्न प्रकार निर्धारित किए जा सकते हैं। पहला आपका है छात्रों के लिए शब्द भंडार को बढ़ाना। दूसरा है छात्रों को मुहावरों, लोकोक्तियों, सामासिक पदों, वाक्य रचना आदि की जानकारी देना। तीसरा है आपका छात्रों को व्याकरण के नियमों की जानकारी प्रदान करना। चौथा है छात्रों की स्मरण शक्ति का विकास करना। पांचवा है छात्रों की कल्पना शक्ति का विकास करना। छठा है छात्रों में गद्य साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना। सातवां आपका है छात्रों को शुद्ध वाचन की शिक्षा प्रदान करना। आठवां है छात्रों में अभिव्यक्ति की क्षमता पैदा करना। यह गद्य शिक्षण के सामान्य उद्देश्य हैं। प्रश्न नंबर 5, छात्रों में उच्चारण संबंधी सुधार हेतु दो उपाय लिखिए। ये भी प्रश्न पूछ सकता है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न दिया हुआ है कि छात्रों में उच्चारण संबंधी सुधार के दो उपाय। पहला उपाय आपका है बच्चों के भावों के अनुसार भाषा का प्रयोग करना। दूसरा है आपका बच्चों को पढ़ने और बोलने का निरंतर अभ्यास कराना। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। दिया हुआ है कि उच्चारण के विभिन्न भेदों को लिखिए। उत्तर आपका है आक्षरिक उच्चारण के प्रमुख भेद निम्नलिखित हैं। पहला आपका कौन सा अक्षर किस स्थान से उच्चारित होता है, इसका ज्ञान विद्यार्थी को देना चाहिए तथा शिक्षक को उस अक्षर का स्वयं उच्चारण कर विद्यार्थियों से शुद्ध उच्चारण का अभ्यास कराना चाहिए। दूसरा आपका है स को हिंदी में स की तरह बोला जाता है, स के रूप में नहीं, जैसे वर्षा। तीसरा है ज्ञ को ज्ञ के रूप में बोला जाता है, ज के रूप में नहीं, जैसे ज्ञान। छ को छ अथवा छ के रूप में बोला जाता है, न कि छ के रूप में, जैसे क्षत्रिय, रक्षा। छ प्रश्न नंबर 5 है री को री के रूप में बोला जाता है, जैसे ऋतु। छठा देखा जाता है, जैसे बिहार में लोग बोलते हैं ना, व को भ बोलते हैं, वोट। यह उच्चारण गलत होता है उनका। यहाँ तत्सम शब्दों में संयुक्त अक्षर बनाने के काम आता है और उच्चारण ज अब न के समान होता है, जैसे चंचल, अंजन आदि। सातवां दिया हुआ है अड़ंग तभी तत्सम शब्दों में प्रयुक्त होता है और उच्चारण अनुस्वार की तरह होता है, जैसे गंगा, रंग। लेकिन कुछ तत्सम शब्दों जैसे वाड्यम, पराड्यम, पराड्यमुख में अध्वनि सुनाई देती है।
ड़ का उच्चारण स्वर सहित होने पर ठीक ड़ की तरह होता है, किंतु स्वर रहित होने पर उसका उच्चारण न के समान हो जाता है, जैसे पंडित, ठंडा आदि। 9वां दिया हुआ है, दीर्घ स्वरों के साथ अनुस्वार का उच्चारण प्रायः चंद्र बिंदु की तरह होता है, परंतु अनुस्वार की तरह होता है, जैसे हाँ, मैं, नहीं आदि। 10वां दिया हुआ है, अकारांत शब्दों के अंतिम व्यंजन का उच्चारण प्रायः हलंत से किया जाता है, किंतु लिखा सस्वर जाता है, जैसे प्यार, राम। 11 दिया हुआ है, अकारांत 4 अक्षर वाले शब्दों में दूसरे अकारांत वर्ण का हलंत उच्चारण किया जाता है, जैसे दलदल, अड़चन, मलमल आदि। 12 आपका है, अकारांत 4 अक्षर वाले शब्द का तीसरा अकारांत वर्ण हलंत से उच्चारित होता है। 13 आपका है, अकारांत 3 अक्षर वाले शब्द का अकारांत वर्ण हलंत के समान बोला जाता है। 14 आपका है, ध का उच्चारण द के रूप में होता है, द का उच्चारण द के रूप में होता है, जैसे विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। दिया हुआ है आपका, प्राथमिक स्तर पर कहानी शिक्षण के उद्देश्य लिखिए। कहानी शिक्षण के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। पहला देखते हैं, छात्रों में ध्यान पूर्वक सुनने व सुनकर अर्थ ग्रहण करने के कौशल का विकास करना। दूसरा है, ज्ञान को आसान तथा रोचक रूप में प्रस्तुत करना। तीसरा है, छात्रों में सामाजिकता की भावना का विकास करना। चौथा आपका दिया हुआ है, छात्रों में विषय के प्रति रुचि और जिज्ञासा उत्पन्न करना, जिससे उनका ध्यान विषय की ओर केंद्रित हो। पांचवा आपका है, छात्रों की मौखिक एवं लिखित अभिव्यक्ति का विकास करना। छठा आपका दिया हुआ है, छात्रों में भावात्मक एवं चारित्रिक भावनाओं का विकास करना। सातवां दिया हुआ है, छोटी और कठिन बातों को आसान बनाकर सुनना। आठवां, छात्रों की साहित्य में रुचि का विकास करना। 9वां दिया हुआ है, छात्रों में विचार, कल्पना तथा तर्क शक्ति को विकसित करना। 10वां दिया हुआ है, छात्रों को भाषा की ध्वनि, भाषा की विभिन्न शैलियों से परिचित कराना। 11 नंबर दिया हुआ आपका, छात्रों को शब्द, सूक्ति, लोकोक्ति एवं मुहावरों का ज्ञान कराना। 12 दिया हुआ है, छात्रों में देश, जाति एवं धर्म के प्रति स्थायी भाव का विकास करना। 13 दिया हुआ है, छात्रों को संवेगों एवं मनोवृत्ति का ज्ञान कराना। 14 दिया हुआ है, छात्रों की कहानी लिखने में रुचि का निर्माण करना। और 15 दिया हुआ है, छात्रों को अपना चरित्र निर्माण करने में सहयोग प्रदान करना। प्रश्न नंबर 8 की ओर चलते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति की उपयोगिता बताइए। मौखिक अभिव्यक्ति की उपयोगिता, वक्ता द्वारा श्रोता या श्रोताओं तक अपने संदेश या सूचनाओं को प्रभावी ढंग से पहुंचाना या संप्रेषित करना ही मौखिक अभिव्यक्ति की उपयोगिता है। प्रश्न नंबर 9 दिया हुआ है, काल किसे कहते हैं? काल के भेद लिखिए। आइए उत्तर देखते हैं। क्रिया के जिस रूप में किसी कार्य को करना या होना पाया जाता है उसे काल कहते हैं। काल का अर्थ समय होता है। काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। पत्र लेखन की विशेषता बताइए। पत्र लेखन की विशेषताएं, पहला आपका दिया हुआ है, साधारणतः पत्र की भाषा शैली सरल व बोलचाल की होनी चाहिए। दूसरा आपका है, पत्रों में विचार सुस्पष्ट तथा सुलझे हुए होने चाहिए। तीसरा दिया हुआ है आपका, पत्र में जो लिखा जाना जरूरी है वह अवश्य लिखा जाए। चौथा आपका है, पत्र संक्षिप्त होना चाहिए, अर्थात पत्र अधिक विस्तृत नहीं होना चाहिए। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं? प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य निम्नमत हैं। पहला आपका दिया हुआ है, भावों के अनुसार वाचन कराना। दूसरा दिया है, मानक उच्चारण का प्रयोग करना।
तीसरा है छात्रों में कविता के कालात्मक संवाद को भावात्मक अंदाज में सुनाने की दक्षता का विकास करना। चौथा दिया हुआ है गति एवं प्रवाह के साथ वाचन की योग्यताएं विकसित करना। पांचवा दिया हुआ है छात्रों में कविता को नाटकीयता के साथ सुनाने की क्षमता का विकास करना। छठा दिया है कविता को व्यक्तिगत एवं समूह के साथ हाव भाव आरोह अवरोह के साथ सुनाने की योग्यता का विकास करना। सातवां दिया हुआ है दूसरे लोगों के समक्ष कविता सुनाने की योग्यता विकसित करना। आठवां दिया हुआ है आपका छोटे बच्चों के लिए लिखे गए गीतों को स्वयं पढ़ने तथा उन्हें कंठस्थ करना। प्रश्न नंबर 12 की ओर चलते हैं। विराम चिन्ह सबसे इम्पोर्टेंट है यह। 12 दिया हुआ है कि निचार विराम चिन्हों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। हिंदी में किन किन विराम चिन्हों का प्रयोग होता है संक्षिप्त में वर्णन कीजिए, ये भी पूछ सकता है। ध्यान दीजिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो विराम का आशय है रुकना या ठहरना। अपने भावों को प्रकट करने के लिए भाषा बोलते समय अथवा लिखते समय कुछ स्थानों पर रुकना या ठहरना पड़ता है। यदि बिना रुके ही अपनी बात को कहते हैं तो सुनने वाले को समझ में कुछ नहीं आएगा, कई बार अर्थ का अनर्थ हो जाता है। हम उचित स्थान पर रुककर अपनी बात कहेंगे तो ठीक रहेगा। इसी प्रकार लिखते हुए विराम चिन्ह के प्रयोग से न केवल भावों में स्पष्टता आती है बल्कि उसका प्रभाव और सौंदर्य भी बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए रोको मत जाने दो, इस वाक्य में कहीं कोई विराम चिन्ह नहीं है जिससे उसके दो अर्थ प्रकट होते हैं। पहला रोको मत जाने दो और दूसरा रोको मत जाने दो। ये दोनों अर्थ एक दूसरे के विपरीत हैं, अतः स्पष्ट है कि विराम चिन्ह वाक्य का अर्थ तो स्पष्ट करते हैं, भाषा को सुंदर और प्रभावशील भी बनाते हैं। परिभाषा: वाक्य बोलते या लिखते समय विराम की अवस्था को प्रकट करने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहा जाता है। प्रमुख विराम चिन्ह: पहला है पूर्ण विराम। वाक्य के खत्म होने पर इसका प्रयोग किया जाता है। प्रश्नवाचक और विस्मयादिबोधक वाक्यों के अलावा अन्य सभी वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे पहला है भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। दूसरा है आपका मामा जी अखबार पढ़ रहे हैं। दूसरा आपका विराम चिन्ह है अल्प विराम। अल्प विराम थोड़ा रुकने के लिए प्रयोग किया जाता है। बोलते अथवा लिखते समय जब एक शब्द को दूसरे शब्द से तथा एक वाक्य को दूसरे वाक्य से अलग करने के लिए थोड़ा रुकते हैं, जब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अल्प विराम का प्रयोग अलग अलग परिस्थितियों में होता है। और दिया हुआ है शब्दों को अलग अलग करने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अल्प विराम को जैसे राजू, रेखा, मोहन, कामा लगा हुआ है और रोहन बगीचे में खेल रहे थे। सब्जी वाला आलू, अरबी, परवल, टमाटर आदि बेच रहा है। या संबोधन के लिए भी विराम चिन्ह अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे दिया हुआ है भाइयों और बहनों मेरी बात ध्यान से सुनो। और दूसरा दिया हुआ है मोहन तुम इधर आओ। सद या दो वाक्यों को जोड़ने के लिए विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे पंकज विद्यालय से आकर शहर चला गया। तुम जल्दी तैयार हो जाओ, मैं माताजी को पूछ लिया है। आगे देखते हैं। आपका द दिया हुआ है कि किसी कथन को स्पष्ट करने के लिए स्थान पर प्रयोग करते हैं। जैसे अध्यापक ने बताया पृथ्वी गोल है। जो एथेंटिक चीज़ें होती हैं उसको डबल इन्वर्टेड कामा में रखते हैं। पिता ने पूछा अब तक कहाँ थे। यह समुच्चय बोधक से पहले। रोशनी बहुत अच्छी है किंतु उसकी माँ बहुत बेईमान है। रोहन तेज दौड़ा
लेकिन थोड़ा पीछे रह गया। तीसरा आपका दिया हुआ है अर्ध विराम। सामान्य तौर पर अर्ध विराम दो उपवाक्यों को जोड़ता है। जब एक उपवाक्य खत्म हो जाता है तथा दूसरे को अर्ध सिंगल इनवर्टेड जैसे चिन्हों से नहीं जोड़ा जा सकता है, अतः वहाँ अर्ध विराम का प्रयोग होता है। अंग्रेजों के आने से संपूर्ण देश में क्रांति की लहर दौड़ गई। भला स्वतंत्र कौन नहीं रहना चाहता। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न पूछने के लिए वाक्यों के अंत में सदैव प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे बस कब छूटी, घर में कौन आया है, तुम्हारे हाथ में क्या चीज है, तुम्हारी पुस्तक कहाँ है। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। पूर्ण विराम तथा अल्प विराम में अंतर उदाहरण स्पष्ट कीजिए। पूर्ण विराम तथा अल्प विराम में अंतर। जहाँ एक वाक्य की पूर्ति होती है वहाँ पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है, जैसे विशाल पुस्तक पढ़ता है। जबकि अल्प विराम में वाक्य पढ़ते समय बहुत थोड़ी देर रुकना पड़ता है, जैसे मैं आपका मित्र नरेश आपसे मिलने आया हूँ। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। उपसर्ग एवं प्रत्यय में क्या अंतर है स्पष्ट कीजिए। ऊपर भी बता चुका हूँ, अति लघुत्री में भी यह प्रश्न पूछता है। प्रत्यय तथा उपसर्ग में अंतर। प्रत्यय किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है, जैसे धन प्लस वान, वान को धन के पश्चात जोड़ दिया गया। उपसर्ग में शब्दांश को शब्द से पहले जोड़ा जाता है, जैसे गामी को पहले अनु जोड़ देने से अनुगामी बन जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रत्यय किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है और उपसर्ग शब्द में पहले जोड़ा जाता है। प्रश्न 15 की ओर चलते हैं। कहानी शिक्षण की उपयोगिता पर संक्षिप्त लेख लिखिए। कहानी शिक्षण की उपयोगिता को निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। पहला, कहानियाँ छात्रों को गद्य पढ़ने हेतु उत्साहित करती हैं। दूसरा, कहानी शिक्षण द्वारा उस छात्रों का सर्वांगीण विकास होता है। तीसरा है, कहानी शिक्षण से छात्र के ज्ञान की वृद्धि होती है। चौथा है, कहानी अभिव्यक्ति, सृजनात्मक तथा अर्थ ग्रहण का भी छात्रों में विकास करती है। पांचवा दिया हुआ है, कहानियाँ छात्रों की कल्पना शक्ति को विकसित करती हैं। छठा दिया है, कहानी मनोरंजन का एक साफ सुथरा साधन है। अब तक यहीं विराम देते हैं इसको, और अगले कक्षा में हम लोग प्रश्न नंबर 16 से शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहिए। धन्यवाद।